दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। रोज की तरह ही हम इनसे देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू पर बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। आज जयपुर में कांग्रेस के एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ, उनकी एक सभा हुई, कार्यकर्ताओं की सभा, जिसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद को नई संसद के शिलान्यास में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। यह बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन अगर राजनीतिक लिहाज से अगर हम इसको देखें तो क्या हम यह कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरह से दलित कार्ड को खेलने में माहिर होते जा रहे हैं और वो भाजपा को थोड़े कमजोर स्थिति में ला रहे हैं, ऐसा करके राजनीतिक रूप से? देखिए, उन्हें दलित कार्ड कार्ड खेलने में माहिर होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल सब लोगों को सभी कार्ड खेलने में माहिर होना चाहिए। उन्हें दलित कार्ड खेलने में भी माहिर होना चाहिए, उन्हें अल्पसंख्यक कार्ड खेलने में भी माहिर होना चाहिए और उन्हें हिंदू कार्ड खेलने में भी माहिर होना चाहिए। जब तक सारे कार्ड नहीं खेलेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को वो लोग टक्कर नहीं दे पाएंगे। जहां तक रामनाथ कोविंद को न बुलाने का सवाल है, मुझे तो लगता है उन्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि प्रधानमंत्री मौजूदा राष्ट्रपति को नहीं बुलाना चाहते थे। अगर वो पूर्व राष्ट्रपति को बुलाते तो फिर ये सवाल ज्यादा जोरदारी के साथ उठता कि पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया सकता है लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति को नहीं बुलाया सकता। अच्छा, ये भी अपने आप में मुझे बिल्कुल अनावश्यक लगता है कि वो उन्होंने न संसद के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया और न ही उन्होंने जब संसद में अधिवेशन शुरू हुआ पहली बार तो उसमें उन्होंने राष्ट्रपति को बुलाया। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को अगर वो बुला लेते फिर भी कोई प्रधानमंत्री की मौजूदगी का महत्व कम नहीं होता। प्रधानमंत्री को जो श्रेय मिला है इसकी वजह से या जो श्रेय वो लेना चाहते थे वो भी श्रेय कहीं कम नहीं होता, लेकिन पूरे माहौल में एक उदारता रहती, एक गरिमा रहती जो जिसकी उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कोई परवाह नहीं की। तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा बिल्कुल सही है और उन्हें इस तरह के मुद्दे बार बार उठाना चाहिए। उसके पहले भी संसद में भाषण देते समय उन्होंने G20 पर भी काफ़ी कटाक्ष किया था। तो ऐसा लगता है कि जो खड़गे हैं वो अपनी राजनीति को काफ़ी धारदार तरीके से सामने रख रहे हैं। तो क्या यह कांग्रेस की राजनीति के लिए जो आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण संकेत है कि उसके पास 2 नेता हो चुके हैं? खड़गे के अध्यक्ष बनने से तो कांग्रेस को बहुत लाभ है। कितने तरह के लाभ हैं और कैसे-कैसे लाभ हैं और उन लाभों को आने की प्रक्रिया क्या रही है, इसके बारे में हम लोग नई परख के मंच पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। खड़गे ने न केवल संगठन का कील काटा दुरुस्त किया है, बल्कि कई ऐसे मुकामों पर जहां कांग्रेस की समझ में नहीं आता था कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें, अपनी शख्सियत, अपने दलित जाति से आने के कारण और अपने अनुभव का लाभ उठाकर खड़गे ने कई बार भारतीय जनता पार्टी को निरुत्तर किया है, लाजवाब किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक जब मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी दोबारा मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब शशि थरूर की जगह खड़गे अध्यक्ष बने थे तो मुझे लगा था कि शायद सही व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, शशि थरूर ज्यादा बेहतर अध्यक्ष साबित होंगे। हो सकता है शशि थरूर अच्छे अध्यक्ष साबित होते, लेकिन खड़गे कम अच्छे अध्यक्ष साबित नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि जितना उन्हें राजनीतिक तजुर्बा है और जिस तरीके से उन्होंने अध्यक्षता को संभाला है और कांग्रेस को एक तरह से उनके नेतृत्व में ही पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है और राहुल गांधी ने भी जो अपनी छवि बनाई है और उस छवि को लगातार टिकाए रखने में खड़गे की भूमिका है। ध्यान कीजिए, अब कांग्रेस आला कमान व्यवहारिक रूप से देखा जाए, अनौपचारिक रूप से 4 सदस्यीय आला कमान है। उसमें प्रियंका गांधी है, उसमें सोनिया गांधी है, उसमें राहुल गांधी है और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी है। बिना खड़गे की मौजूदगी और सहमति के मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार अब कोई निर्णय लेता है। तो ये कांग्रेस के सांगठनिक इतिहास में एक खास तरह की घटना है। अगर कांग्रेस को अगले लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छा परिणाम मिलता है
तो इसका काफी बड़ा श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे को होगा। आज प्रधानमंत्री भी वाराणसी में थे, वहाँ उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने अभी कानून बनाया है, महिला आरक्षण का कानून। और जयपुर में राहुल गांधी ने इसको दूसरी तरीके से उठाया कि इसको तुरंत लागू किया जा सकता था, इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए था। तो क्या ये 2 तरह के जो नैरेटिव चल रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि किस नैरेटिव को ज़्यादा वज़न आज के दिन में मिला हुआ है? मेरा मानना यह है कि नैरेटिव को वजन मिलने की जो आप बात कह रहे हैं, शायद उसका मकसद ये है कि आप ये जानना चाहते हैं कि इससे किसको लाभ होगा। तो जो ये महिला आरक्षण हुआ है, मैं नहीं मानता हूं कि इससे किसी को बहुत कोई ठोस, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ठोस लाभ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रभाव वाले इलाकों में, जहां पर वो चुनाव जीत जाती है या अपने विपक्षियों से आगे रहती है, वहां पे पहले से ही स्त्रियों के ज्यादा वोट प्राप्त कर रही थी और आगे भी उसको वहां पर स्त्रियों के ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। अगर वो महिला आरक्षण लाती तब भी उसे स्त्रियों के ज्यादा वोट मिलते, ऐसा मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्त्रियों के ज्यादा वोट मिलने थे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी बड़ा महिला आरक्षण ले पाए, पंजाब की स्त्रियां तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही हैं, तमिलनाडु की स्त्रियां तो भाजपा को वोट देने नहीं जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा का पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 का, उसमें आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा स्त्रियों के वोट मिले थे, आंकड़े बताते हैं। बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी उनके मुकाबले बहुत आगे थी। लेकिन लोकसभा में बिल्कुल परिस्थिति पलट गई। उन्हीं स्त्रियों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया और नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से दोनों से बहुत आगे रहे। तो देखिए, जो जो वोट मिलते हैं उसके पीछे दूसरे कारण होते हैं। जिसने आरक्षण दिया है और जिसने आरक्षण लिया है, उन दोनों के बीच में रिश्ता वोट देने का नहीं होता, स्वाभाविक रिश्ता नहीं होता। हो सकता है कुछ परिस्थितियों में उसकी वजह से कुछ वोट मिल जाएं, कुछ वोट बढ़ जाएं, लेकिन पहली बात तो वो वोट हमेशा नहीं होता। दूसरा, उस तरह के वोट स्थायी नहीं होते। एक खास तरह की राजनीतिक परिस्थिति चाहिए होती है जिसमें पार्टी जीतते हुए दिखनी चाहिए या पार्टी चुनावी होड़ में आगे दिखनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर स्त्रियां हों चाहे पुरुष हों, वोट नहीं प्राप्त होंगे और ये रिकॉर्ड वोटों का आंकड़ा साफ तौर पर बताता है। तो नैरेटिव कोई भी चला लिया जाए, वाहवाही कोई भी हासिल कर ली जाए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लिया जाए, शेखी बगार ली जाए, कुछ भी हो जाए, राजनीतिक बहस कुछ भी हो जाए, जहां तक वोट का सवाल है, वोट देने के फैक्टर्स कई होते हैं। जब तक वो नहीं मौजूद होते हैं, वोट नहीं मिलता। एक और चीज़ है जिस पर आप बार-बार जोर देते रहे हैं कि विपक्षी दलों को अडानी के मुद्दों को व्यवस्थित रूप से उठाना चाहिए। तो आज मैं राहुल गांधी का भाषण सुन रहा था, तो उसमें वो बाकी बहुत सारी घटनाएँ, यानी उनकी संसद सदस्यता का खत्म होना और बाद में संसद का विशेष अधिवेशन होना, दोनों को वो अडानी मुद्दे को उठाने से जोड़ रहे थे। लेकिन क्या कुछ सभाओं में इतना बोलना पर्याप्त है या विपक्ष को इस तरफ और ध्यान देना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी ये सब तो पहले भी बोलते रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात बोली है, मुझे याद पड़ता है। वैसे भी बोलते रहे हैं इस बात को, और वो उन्होंने कहा है कि मुझे संसद की जिस तरह सांसदी मुझसे छीनी गई, मेरा घर मुझसे छीना गया, उसमें ये मुद्दा उठाना उसका एक बड़ा कारण था। तो ये उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है। मैं तो ये इंतजार कर रहा हूं कि कब विपक्ष इस मुद्दे को, जैसे कि आपने कहा, व्यवस्थित तरीके से और एक निरंतरता के साथ उठाएगा। ये नहीं कि बीच में बहुत देर तक उस मुद्दे को उठाए ही नहीं, वो मुद्दा बिल्कुल एकदम गायब हो जाए, केवल हम ही लोग टीवी में बोलते रहें और विपक्ष की तरफ से ये बात उठाई ना जाए। जब हम लोग टीवी बोले तो भाजपा समर्थक कहते हैं अगर आपकी बात सही है तो विपक्ष इस बात को क्यों नहीं उठा रहा। ये तो मुझसे कहा गया है। जब ये बात रखी गई तो भाजपा के समर्थकों ने ये कहा कि अगर आपकी बात, हो सकता है आपकी बात सही हो, बिल्कुल यही शब्द थे, हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन अगर आपकी बात सही हो तो विपक्ष इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है। तो ये एक, देखिए, विपक्ष द्वारा ये मुद्दा चिपके या ना चिपके, जिस तरह के लाभ की इससे अपेक्षा की जाती है वो लाभ मिले या ना मिले, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बात को विपक्ष ने मान लिया है। सोनिया गांधी ने जो 9 मुद्दे सरकार को विशेष अधिवेशन के पहले लिख के भेजे गए थे, उनमें से एक ही मुद्दा है। तो सवाल ये है कि क्या विपक्ष इसको प्राथमिकता देगा, क्या पहले 3 या 4 मुद्दों में इसको रखेगा, और अगर विपक्ष इसको पहले 3-4 मुद्दों में रखना चाहता है तो उसे इसको व्यवस्थित तरीके से उठाना चाहिए। इसके ऊपर पूरे देश में जन शिक्षण की एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि लोगों के दिमाग में सवाल पैदा हो सके कि ये क्यों हो रहा है। जब लोग सवाल पूछना शुरू कर देते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। देखिए, अभी 8 महीने हैं, 8 महीने बहुत लंबा समय होता है।
8 महीने में अगर 2 या 3 महीने विपक्ष ऐसा कर लेगा तो भाजपा के बहुत सारे वोटर अपने आप से पूछने लगेंगे कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। फिर अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करेंगे, जिसका विपक्ष को लाभ मिल सकता है। अडानी मुद्दे के साथ शायद एक समस्या ये भी है कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, यानी कि ए ने बी को पैसा दिया, घूस दिया, ऐसा नहीं दिखता है। तो ये एक चुनौती है कि इसे कैसे लोगों तक समझाया जाए, इसमें गड़बड़ कहाँ है? सवाल ये कि अगर ये चुनौती है तो उस चुनौती का सामना विपक्ष कैसे कर रहा है? ठीक है, वो उस तरह का सीधा मुद्दा नहीं है जिसमें रिश्वत दी जा रही हो या कमीशन खाया जा रहा हो या सरकार के लेकिन इसके अंदर ये तो साफ तौर पर है कि एक पूंजीपति को किस तरीके से बड़ी बड़ी संपत्तियां थमाई जा रही हैं, किस तरह सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं सक्रिय रूप से उसकी संपत्तियों को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल का भाषण जो उन्होंने विधानसभा के मंच पर दिया था, उसमें उन्होंने तो कुछ और ही आरोप लगाया था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप इस हद तक जा रहे हैं कि आपका INDIA का एक सदस्य, एक महत्वपूर्ण नेता, एक मुख्यमंत्री और एक लोकप्रिय नेता जब विधानसभा में ये बात बोल रहा है, उसके बाद में विपक्ष जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो केजरीवाल की बात दोहराने लगे, लेकिन कम से कम विपक्ष इस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से एक जन शिक्षण का, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, उसका ये सबसे भीषण उदाहरण है। तो वो क्रोनी कैपिटलिज्म वाले मुद्दे ये विपक्ष करेगा। विपक्ष इससे एक बात और करेगा कि वो ये लोगों से कहेगा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम अर्थनीति को इस तरह नहीं चलाएंगे, हम क्रोनी कैपिटलिज्म को इस हद तक जाकर उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये भी वो कहेगा साथ में। आज एक और राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जिसमें कि जनता दल सेकुलर ने औपचारिक रूप से भाजपा के साथ मिलने का फैसला कर लिया। तो इससे जो कर्नाटक की राजनीति है उस पर क्या कांग्रेस के सामने एक संकट आएगा, जो सोचती थी कि शायद यहाँ से 15-20 सीटें जीत जाएंगे? नहीं, देखिए, अगर आप कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के इतिहास पे विचार करें तो नरेंद्र मोदी का जब उभार नहीं हुआ था, उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले लोकसभा में कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करती थी और उसका कारण साफ था। उसका कारण ये साफ था, जब लोकसभा चुनाव होता था तो देवगौड़ा की पार्टी के जो वोटर होते थे, यानी वोकलिगा जो वोटर होते थे, जो मुख्य तौर पर गैर कांग्रेस राजनीति के तहत प्रशिक्षित हुए हैं, उनका राजनीतिकरण गैर कांग्रेस राजनीति के उसमें हुआ है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा भाजपा में चला जाता था। लिंगायत भाजपा के साथ पहले ही से होते थे और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छे परिणाम हासिल करती थी। यानी जब 2004 में और 2009 में जब भाजपा केंद्र में चुनाव हार गई, सरकार नहीं बना पाई, उसमें भी आप अगर कर्नाटक का चुनाव, लोकसभा चुनाव देखें तो आप पाएंगे भाजपा कांग्रेस से वहां आगे। सवाल इस बात का है कि इस बार भाजपा ने ऐसा क्यों किया? पिछली बार यही जनता दल सेकुलर कांग्रेस के साथ गठजोड़ में लड़ा था और इनका और कांग्रेस दोनों का सूपड़ा भाजपा ने वहां पर अकेले ही साफ कर दिया था। उसके लिए किसी गठजोड़ की उसको आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इस बार जो जनता दल सेकुलर है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में उनका सूपड़ा साफ हुआ, अभी विधानसभा चुनाव में उनका सूपड़ा साफ हुआ। अगर फिर से लोकसभा चुनाव में उनका सूपड़ा साफ हो जाएगा तो उनको एक राजनीतिक दल के रूप में उनका बुनियादी तर्क ही खत्म हो जाएगा। राजनीतिक दल के रूप में उनकी संभावनाएं लगभग शून्य हो जाएंगी। ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि वो जो वोकलिगा मतदाता आधार है, जो हर विधानसभा चुनाव में कभी कभी उनके साथ रहता था और लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ चल रहता था, इन विधानसभा चुनावों में उसने देवगौड़ा को छोड़कर भाजपा को तो वोट दिया नहीं, लेकिन कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस जो ओल्ड मैसूर में जनता दल सेकुलर की मुख्य प्रतिद्वंदी होती थी, लेकिन वोकलिगाओं ने उसको जम के वोट दिया और इससे बहुत नुकसान हुआ जनता दल सेकुलर को। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए जरूरी था कि वो इस तरह की राजनीति करे ताकि उसका वोकलिगा वोट उसके पास वापस आ जाए। अब आप देखिए, अगर 3 चुनावों में आपका जनाधार आपसे दूर जाएगा तो फिर आपके लिए राजनीति कैसे आप कर पाएंगे? तो कांग्रेस के साथ तो वो जा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ पकड़ा। भाजपा के साथ पहले भी वो रह चुके हैं एक जमाने में, तो वो तो ये इसलिए उनके लिए मजबूरी की बात थी। और भाजपा को डर ये था कि अगर लिंगायत वोट विधानसभा चुनाव में वैसे ही भाजपा से छिटकते हुए दिखे थे और उधर देवगौड़ा से वोकलिगा वोट छिटकते हुए दिखे थे, जो
अहिंदा की जो रणनीति है उसके तहत ओबीसी वोट, मुसलमान वोट और आदिवासी वोट ये सारे के सारे पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं सिद्धरमैया के नेतृत्व में। तो अगर अगर भाजपा और वो दोनों कुछ ऐसा कदम नहीं उठाते तो लोकसभा चुनाव में हो सकता कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन करती। मैं ये मानता हूं कांग्रेस फिर भी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जो देवगौड़ा की पार्टी है और उसके नेताओं की साख वोकलिगाओं के बीच भी काफी गिरी हुई है। अगर उनकी साख अच्छी होती तो विधानसभा में वोकलिगा उनका साथ क्यों छोड़ते? तो ये बहुत, अब विधानसभा में उनका साथ दिया नहीं, अब वो लोकसभा में क्यों इनका साथ देंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा ने अपने कुछ नुकसान रोक लिया है इससे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देवगौड़ा ने अपना नुकसान इसमें कुछ रोक पाया। एक चीज मेरे मन में आ रही थी कि अगर कांग्रेस, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन कर नहीं सकते थे, क्या कांग्रेस थोड़ा उदार हृदय दिखाती तो वो क्यों नहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकते थे? इंडिया में क्यों नहीं समझ? कांग्रेस को लगता है कि उन्हें किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है, वो उन्हें अकेले दम पे लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने तो कोई कोशिश भी नहीं की उनसे गठबंधन करने की। देखिए, अहिंदा की रणनीति देवराज अरस ने क्यों बनाई थी? आपको याद होगा, देवराज अरस का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से चुनाव के ऊपर लिंगायतों और वोकलिगाओं की जो जकड़ है वो ढीली की जाए। इसलिए वो उस अहिंदा गठजोड़ में ना वोकलिगा शामिल है ना लिंगायत शामिल है। तो कांग्रेस की नीति अहिंदा गठबंधन के आसपास होती है, उसमें वो अगर कुछ लिंगायत वोट जोड़ सकता है। हमने पिछली बार कहा था कि इस बार कांग्रेस अहिंदा लिंगा वोका बनाना चाहती है, जो उसने बनाया भी, अहिंदा लिंगा वोका बनाना चाहती है, जो बना के दिखाया भी। अब देखिए वो फिर चाहती है कि लोकसभा में फिर से अहिंदा लिंगा वोका बने। तो ये कांग्रेस का प्रयोग ये है। अभी जो मुद्दा चल रहा है, अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे देश में रमेश बिधूड़ी ने जो संसद में गाली गलौज की उसके बारे में भाजपा को ऐसा लगता है कि शायद उसने एक नोटिस जारी कर दिया और ये मुद्दा अब ठंडा पड़ जाना चाहिए, उसने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या आपको यह लगता है कि इतनी कार्रवाई से के बाद नरेश बिधूड़ी को छोड़ दिया जाना चाहिए? उन्होंने तो खुद भी कोई माफी भी नहीं मांगी है। देखिए, उनको छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से और उधर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से उनको कड़ी सजा नहीं दी गई, तो उससे बहुत बुरा संदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। कुछ भाजपा के जो कट्टरपंथी चीयर लीडर्स हैं, उनको छोड़कर बाकी सारी दुनिया में इसका बहुत बुरा संदेश जाएगा। वो देश की संसद के मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए सारी दुनिया को दिखाई पड़े हैं। वो जो क्लिप है जिसमें वो गालियां बक रहे हैं दानिश अली के लिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि वो बिल्कुल गली के कोई वो हों, तो उस हालत में वो सारी दुनिया में जा रहा होगा और उनकी दी गई गालियां उस वीडियो में अंग्रेजी में ट्रांसलेट होके और दूसरी यूरोपीय भाषाओं में ट्रांसलेट होकर सारी दुनिया को दिखाई पड़ रही होंगी, सुनाई पड़ रही होंगी। मेरा कहना यह है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, विदेश नीति के स्तर पर नुकसान होगा। इसका नुकसान जो आर्थिक रेटिंग एजेंसियां हैं वो इसके आधार पर अपनी राय को भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बदलेंगी। एक ऐसे देश में जहां पे संसद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता हो, विपक्ष के लिए, अल्पसंख्यक के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता हो, ऐसे देश में कौन अपना निवेश करना पसंद करेगा? क्योंकि इसका निर्णय सीधा निकाला जाएगा कि इस देश में लगातार एक तरह का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तनाव मौजूद है। बिल्कुल हिंसक भाषा है। जब हिंसक भाषा का इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो जाहिर है कि उसका असर पूरे भाजपा की राजनीति के ऊपर पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि रमेश बिधूड़ी ने अपनी कुल्हाड़ी से 2 वार किए हैं। एक बार उन्होंने अपनी टांग पे किया है, मुझे नहीं पता उनकी टांग कटी है बची, लेकिन एक बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टांग पे भी किया है। उस टांग में जरूर घाव हो गया। आपको ध्यान होगा इसी संसद में कुछ रमेश बिधूड़ी से बोलने के पहले, शायद एक दिन पहले, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सब लोगों को वाक संयम रखना चाहिए, नई संसद है वगैरह। अब उसी संसद में उन्हीं की पार्टी का लगातार दूसरी बार जो सांसद हुआ है वो इस तरह की बात बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल इसके राजनीतिक पहलू से जुड़ा हुआ है। हालांकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग इस तरीके से बोलते हैं। कल सुबह मैं अपने एक मुस्लिम मित्र से बात कर रहा था तो काफ़ी निराश थे कि किसी ने ट्वीट भी नहीं किया। शाम में एक बड़े नेता के रूप में सिर्फ राहुल गांधी थे जो कि उनके घर गए, कुंवर दानिश अली के घर।
तो ये उनकी अपनी राजनीति भी है, वो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक रूप से एक उदार नेता के रूप में या मुस्लिमों के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता रखने वाले नेता के रूप में, अल्पसंख्यकों की भावनाओं के सम्मान करने वाले नेता के रूप में, इससे राहुल गांधी को राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसको पहली बात तो ये है कि हर चीज़ से राजनीतिक फ़ायदा नुकसान अ, हर चीज़ में राजनीतिक नफ़ा-नुकसान देखा जाता है। हम लोग भी उसी लहजे में बहस कर रहे हैं। लेकिन ये मसला सिर्फ़ राजनीतिक नफ़ा-नुकसान का मसला नहीं है। इस मसले को और भी उस इससे परे जाकर देखना चाहिए। ये पूरी देश की और लोकतंत्र की इज़्ज़त का भी सवाल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसको केवल इसलिए कि किसको मुसलमान वोट मिल जाएँगे, किसके पक्ष में हिंदू गोलबंदी हो जाएगी, मुझे नहीं लगता इस वक़्त अगर इस वक़्त लाल कृष्ण आडवाणी अपने होशो-हवास में होते, अगर इस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी होते और राजनीति में सक्रिय होते, भले ही प्रधानमंत्री ना होते, तो वो इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते। अगर इस वक़्त जसवंत सिंह होते, तो इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते, इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो हिंदुत्ववादी राजनीति इस देश में 2014 के बाद चली है, ये राजनीति इस तरह की बातचीत राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी नहीं हुई, जिस तरह की बातचीत ये रमेश विधुड़ी ने की है। एक अन्य बात, और ये शायद आज के लिए आखिरी बिंदु है, कि असल में इस तरह की बातें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब करते हैं आम जीवन में भी, और ये संसद में उन्होंने कहा, पब्लिक मंच से एक तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन आम बातचीत में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, मुस्लिमों के प्रति नफरत की भावना ज़्यादा बढ़ी है, और अगर वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं या हिंदुत्ववादी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो उनके ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है। तो क्या भारत को इससे निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है, या ये चीज़ घर आती ही जाएगा? देखिए, जो सामाजिक प्रक्रियाएँ होती हैं और समाज के स्तर पर जो दोस्तियाँ और जो मोहब्बतें होती हैं, वो राजनीति से उस तरह प्रभावित नहीं होती जिस तरीके से राजनीतिक समीक्षा के दौरान हम लोग मान बैठते हैं। ये बात सही है कि समाज में हिंदुओं का मुसलमान विरोधी आक्रामक हिंदू समाज के एक हिस्से का मुसलमान विरोधी जो एक हमलावर रवैया है, वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन अभी भी आप देखिए 2019 में इससे अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिला था। भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था, पूरे देश के पैमाने पर। और 37 संजय कुमार ने एक बार अनौपचारिक बातचीत में मुझसे कहा कि 37% वोट में आप मान लीजिए कि 20% वोट ऐसा है, जो कि उनका कट्टर वोट है। तो उसको हो सकता है उसको रमेश विधुड़ी का वक्तव्य, जो हिंसक वक्तव्य था, वो काफ़ी पसंद आया हो। लेकिन बाकी 17% जो वोट है, उसको ये वक्तव्य नागवार गुजरा होगा, मुझे पक्का यकीन है। पिछले लंबे अरसे से बहुत सारे जो दक्षिणपंथी भाजपा समर्थक और हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को घुमा-फिरा कर या सीधे-सीधे समर्थन करने वाले बुद्धिजीवी हैं, वो लगातार इस बात पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अगर इसी तरीके से कट्टरपंथ बढ़ता रहा, इसी तरीके से हिंदू बहुसंख्यकवाद अपनी हाहाकारी अभिव्यक्तियां करता रहा, तो उससे देश जो ऐसा हिंदू घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा और अंततः नाराज हो जाएगा, जो कट्टरपंथी नहीं है। हिंदू को अपनी श्रेष्ठता पर गर्व है, लेकिन वो एक कट्टरपंथी तबके से ताल्लुक नहीं रखता, और ये चीज भाजपा के लिए चिंता का सबब होना चाहिए। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ मसले पर बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी ये कोशिश होती है कि हम यहाँ पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के विचारों को आपके सामने ले आएँ, जो देश की राजनीति से संबंधित होते हैं। आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और अन्य मुद्दों पर जो देश की राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।